तो दोस्तों इस वीडियो में न्यूटन की गति के नियम के बारे में हम लोग समझेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट से न्यूटन की गति के नियम 3 प्रकार की होती है, जो आइजैक न्यूटन सर ने 1687 ईस्वी में अपने बुक प्रिंसिपिया में इसे दिया था। के गति के प्रथम नियम क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। दोस्तों देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु और दिशा में परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता है, परिवर्तन तब तक नहीं हो सकती है जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स सक्रिय ना हो। इसे हम लोग कहेंगे न्यूटन का प्रथम नियम बोलेंगे, और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, देखिए न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति व दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उसमें कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स सक्रिय ना हो। इसे हम लोग न्यूटन का प्रथम नियम बोलेंगे। और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट से मैंने प्रीवियस वीडियो में इनर्शिया के बारे में दोस्तों पढ़ा चुका हूँ। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। जड़त्व इनर्शिया का वीडियो यूट्यूब में जाकर हमारे वीडियो कृपा करके उसे एक बार देख लें। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व को सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था। जड़त्व को सबसे पहले किसने बताया था? गैलीलियो ने। ठीक है, उसके बाद कुछ मॉडिफाई करके न्यूटन सर ने इस नियम को बताया। लॉ ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व मास पर डिपेंड करती है। किसी भी वस्तु को जड़त्व के बारे में पता करना है, किसी भी वस्तु का इनर्शिया यानी जड़त्व के बारे में आपको मेजरमेंट करना है तो कैसे कीजिएगा मेजरमेंट आप उसकी मास के आधार पर कर सकते हैं। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा दोस्तों। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, देखिए न्यूटन का जो प्रथम नियम है 3 बातों की जानकारी देती है, 3 बातों की जानकारी देती है। यह नियम 3 बातों की जानकारी देती है। पहला, बल की परिभाषा। दूसरा क्या होगा? जड़त्व। और नंबर 3 में शून्य त्वरण देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनर्शिया 3 प्रकार की होती है, जड़त्व 3 प्रकार की होती है। पहला, जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। विराम का जड़त्व, वैसा पिन या वैसा ऑब्जेक्ट जो विराम में ही रहना चाहता हो, अपने स्टेट को परिवर्तन ना करना चाहता हो, उसे विराम का जड़त्व कहेंगे। नंबर 2, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व का मतलब यह है कि कोई वस्तु यदि गति अवस्था में है, कोई वस्तु यदि गति अवस्था में है तो वे गति अवस्था में ही रहना चाहती है, वे अपने स्टेट को परिवर्तन नहीं करना चाहती है, उसे बोलेंगे गति का जड़त्व बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिशा का जड़त्व क्या होती है? यदि कोई व्यक्ति, कोई पिंड अपने दिशा में परिवर्तन का करती है कि विरोध, उसे हम लोग दिशा का जड़त्व बोलते हैं। दोस्तों जड़त्व का मतलब होता है ईगो। देखिए, किसी व्यक्ति पर यदि ईगो होता है तो वे काम वे नहीं करना चाहता है। यदि वे करना चाहता भी है तो उस काम से हटना नहीं चाहती है, उसका एक तरह से ईगो हो जाता है। उसी तरह इनर्शिया किसी भी वस्तु का एक आंतरिक गुण होती है। इनर्शिया जड़त्व किसी वस्तु का एक यांत्रिक गुण होती है जो हर वस्तु में पाया जाता है। यदि द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, जड़त्व ज़्यादा होगा। यदि द्रव्यमान कम होगा किसी वस्तु का तो उसका इनर्शिया कम भी होगा, लेकिन हर वस्तु में इनर्शिया पाई जाती है। ठीक है, इनर्शिया के बारे में बताया। इनर्शिया को ही हम लोग न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को ही इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया कहेंगे, यानी जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। यह नियम 3 बातों की जानकारी देती है। पहला, बल की परिभाषा। न्यूटन का प्रथम नियम जो है बल की परिभाषा देती है। नंबर 2 में
जड़त्व देगी। नंबर 3 में तुरंत मिलती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग उस इनर्शिया के बारे में समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। देखिए हम लोग इनर्शिया के बारे में समझते हैं। मैंने बताया जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगी उसकी इनर्शिया बहुत कम होगी। देखिए मैंने बताया कि इनर्शिया जो है प्रोपोर्शंस होती है मास का, यानी जड़त्व समानुपाती होती है द्रव्यमान का। जिसका जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उसका वस्तु का इनर्शिया होगी। जिसका द्रव्यमान कम होगी इनर्शिया कम होगी। कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए एक पहाड़ है, एक चट्टान है। देखिए दोस्तों क्या है, एक चट्टान है और इस व्यक्ति को, कोई व्यक्ति को कहा जाए इस चट्टान को आपको स्थान परिवर्तन करना है, यानी इस चट्टान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो क्या ये व्यक्ति ले जा पाएगा? देखिए तो ये व्यक्ति जो खड़ा है यहाँ पर है और इस चट्टान जो है बहुत हेवी है। जो चट्टान है बहुत ज़्यादा मास का है, बहुत ज़्यादा द्रव्यमान का है। ठीक है, इसका मास मान लीजिए लगभग में बहुत ज़्यादा होगा, है ना, 20 टन 50 टन के आसपास हो सकता है, सपोज हो सकता है। यदि ये व्यक्ति जो इस पिंड को कुछ कर सकता है? नहीं, क्योंकि इस चट्टान का जो है इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा है। द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण इनर्शिया ज़्यादा है। ये पिंड कह रहा है कि मैं रेस्ट में है तो हम रेस्ट में रहेंगे, हम मोशंस में परिवर्तन नहीं होंगे। ये पिंड कह रहा है कि हम रेस्ट में हैं तो हम रेस्ट में रहेंगे, अपने स्टेट को परिवर्तन नहीं करेंगे, मोशंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी को दोस्तों इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, यदि इसे हटाना हो तो बहुत सारा व्यक्ति, बहुत सारा फोर्स चाहिए, बहुत अधिक फोर्स चाहिए, तभी ये अपने स्थान को चेंज कर पाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखता हूँ मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। एक साइकिल है दोस्तों, देखिए एक साइकिल है। देखिए ये क्या, एक साइकिल है। यदि इस साइकिल और यहाँ पर कार है। देखिए साइकिल या कार को यदि आपको रोकने कहा जाए, साइकिल का मास कम होती है कार से और इसका मास ज़्यादा होगा, यानी m1 इसे मानता हूँ, इसे m2 मानता हूँ। m1 ग्रेटर देन है m2 से। देखिए साइकिल का मास कम है और कार का मास ज़्यादा होगा। यदि इसे आपको रोकने कहा जाए तो किससे आप रोक पाइएगा? आप कहिएगा कि मैं साइकिल को आराम से रोक दूंगा। क्यों? क्योंकि साइकिल का मास कम है। इसका मास कम होगा तो इसके पास इनर्शिया बहुत कम होगी, लेकिन कार का मास अधिक है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है। इससे आप रोकने चाहिएगा तो आपको कुचल देगा। इसलिए साइकिल को रोकना आसान है कार के अपेक्षा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, इनर्शिया के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा। घर्षण बल के बारे में उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जनरल साइंस का बहुत सारे वीडियो हैं, यदि आप उसे नहीं देखें दोस्तों ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम लोग जड़त्व के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जड़त्व का एग्जाम्पल लेते हैं, पहले विराम का जड़त्व लेते हैं। विराम का जड़त्व दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे वह ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले हमारे चैनल को अब लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए दोस्तों, तो कृपा करके अब लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल में इसी तरह और वीडियो में अपलोड करते रहता हूं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों और शेयर भी जरूर करते रहिएगा। देखिए विराम का जड़त्व क्या होती है, आप देखिए होंगे एक व्हीकल्स है, यानी बस है। ठीक है, और इस बस क्या है, रेस्ट में है। बस क्या है दोस्तों,
रेस्ट में है। इसमें व्यक्ति जो है इसमें सफ़र कर रहा है, ये व्यक्ति जो है इस बस में सफ़र कर रहा है। यदि बस रेस्ट में होगा तो व्यक्ति भी रेस्ट में होगा, व्यक्ति भी रेस्ट में है। और व्यक्ति रेस्ट में है क्योंकि व्यक्ति का जो निचला पोर्शन है, निचली भाग है, वे बस के कांटेक्ट में है। बस के देखिए निचला भाग बोलेंगे, ठीक है, आई होप इससे निचला भाग बोलेंगे जो बस के कांटेक्ट में है, इसलिए बस रेस्ट में है तो व्यक्ति रेस्ट में है। लेकिन जब बस स्टार्ट हो जाएगी यानी बस अचानक चलना प्रारंभ करेगी तो बस मोशन में हो जाएगा। रेस्ट से क्या होगा मोशन में, जब बस मोशन में चलना प्रारंभ करेगी तो व्यक्ति का जो निचला पोर्शन है, निचला भाग है, वे भी रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो ऊपरी भाग है, देखिए जो ऊपरी भाग है वे रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी। इसी कारण जब व्हीकल्स या कार या बस या ट्रेन चलना प्रारंभ करती है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाती है, क्योंकि ऊपरी भाग जो है वे रेस्ट में है और ये रेस्ट में ही रहना चाहती है। वे अपने स्टेट को चेंज करने का करती है विरोध, यानी रेस्ट से मोशन में जाने के लिए करती है विरोध। इसी को हम लोग कहेंगे विराम का जो तो बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसे दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स से मैंने प्रीवियस वीडियो में दोस्तों बताया हूँ। ऐसे देखिए ग्लास है, ग्लास में एक बोर्ड रखा हुआ है, बोर्ड क्या है दोस्तों, रेस्ट में है। सिक्का क्या है, रेस्ट में है, सिक्का भी रेस्ट में है। जब हम बोर्ड को या कार्डबोर्ड को हम लोग घिसते हैं तो कार्डबोर्ड क्या हो जाता है, रेस्ट से मोशन में जाता है। लेकिन सिक्का जो है रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ये मोशंस में कन्वर्ट होने का करती विरोध। इसी को तो हम लोग इनर्शिया बोलेंगे, इसी को तो इनर्शिया कहेंगे, क्योंकि ये रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, इसलिए इसे हम बोलेंगे विराम का जड़ बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। इसी कारण सिक्का जो है गिलास में आकर गिर जाता है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं गति का जड़ के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। और गति का जड़ के बारे में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जैसे एक बस है, जो मैंने पहले भी एग्जाम्पल लिया था, ठीक, ये क्या है, बस है। बस अभी क्या है, पहले रेस्ट में था, अभी बस क्या मोशंस में है। बस मोशंस में यानी बस गति कर रही है, एक व्यक्ति पर्सन यहाँ पर खड़ा है। जब बस मोशन में है तो व्यक्ति भी मोशन में होगा, तो व्यक्ति भी मोशंस में है। लेकिन जो निचला भाग है वह बस के कांटेक्ट में है, बस के कांटेक्ट में है, क्योंकि घर्षण बल के कारण निचला भाग को रखा है, जकड़ के रखा है, तो निचला भाग भी जकड़ के रखा हुआ है। जब बस मोशन से रेस्ट में आ जाए, यानी बस जो है लगा दे ब्रेक, बस जो है ब्रेक लगा दे, तो क्या होगा, तब क्या होगा, तब होगा कि निचला भाग जो है रेस्ट में आ जाएगा, निचला भाग रेस्ट में आ जाएगा, समझे, निचला भाग रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन ऊपरी भाग है ऊपरी भाग है वे मोशंस में ही रहना चाहेगी, ऊपरी भाग मोशंस में ही रहना चाहेगी, ठीक है। इसी को तो दोस्तों हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। ऊपरी भाग जो है मोशंस में ही रहना चाहती है, इसी को हम लोग इनर्शिया बोलेंगे। यदि मोशंस में है तो बोलेंगे गति का जड़ तो बोलेंगे। इसी कारण जब गाड़ी लगाती है ब्रेक तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाती है, इसी कारण जब गाड़ी लगाती है ब्रेक तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से चलती है, यदि कोई व्यक्ति चलती हुई ट्रेन से कूद जाती है तो ट्रेन की दिशा की ओर गिर जाता है। ये भी दोस्तों गति का जड़त्व के कारण होती है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं दिशा का जड़ के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दिशा का जड़त्व, देखिए दिशा का जड़त्व का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी दिशा के परिवर्तन का करते विरोध, इसे दिशा का जड़त्व बोलेंगे। जैसे एक सर्कुलर पाथ है,
यह कार है दोस्तों, कार में व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, ये कार जब सर्कुलर पाथ में टर्निंग लेगा, कार जो है दिशा को जब परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, तो ये व्यक्ति तो चाहेगा कि मैं सीधा चले, ये व्यक्ति कहेगा कि हम सीधा ही चलेंगे, लेकिन कार तो टर्निंग ले रहा है ना, इसी कारण व्यक्ति जो है कार के बाहर की ओर गिर जाते हैं या मुड़ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, हम लोग न्यूटन का द्वितीय नियम के बारे में समझते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम के बारे में जानेंगे, इससे पहले हम लोग संवेग के बारे में जान लेते हैं, ताकि न्यूटन के द्वितीय नियम आपको समझने में समस्या ना हो। ठीक है, देखिए पहले संवेग के बारे में जान लेते हैं। संवेग को हम लोग मोमेंटम कहेंगे। क्या बोलेंगे? मोमेंटम। ठीक है, देखिए मोमेंटम यानी संवेग क्या होती है। संवेग को हम लोग P से करते हैं इंडिकेट, P इक्वल टू M इंटू बी होती है। संवेग P प्रपोर्शन समानुपाती, संवेग में यानी P प्रपोर्शन होती है M का और P प्रपोर्शन होती है वेलोसिटी का। यानी मास ज़्यादा होगा संवेग ज़्यादा होगी, और वेग ज़्यादा होगी तो संवेग ज़्यादा होगी। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखिए एक कार है, ये एक कार है, दो कार यहाँ पर है। ठीक है, दोनों का मास समान, दोनों का मास इक्वल है, दोनों का मास इक्वल है, लेकिन वेग जो है एक 10 मीटर पर सेकेंड से एक 15 मीटर पर सेकेंड इसका वेग है। और यदि आपसे कहा जाए इसे रोकना आसान होगा, तो आप क्या कहिएगा? जिसका वेग कम है उसे रोकना आसान होगा, जिसका वेग ज़्यादा होगा उसे रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि इसका वेग कम है। जिसका वेग कम होगा उसका संवेग कम होगी, जिसका वेग कम होगा उसका संवेग कम होगी, क्योंकि संवेग समानुपाती होती है वेग का। तो इसका वेग कम है, इस कार का संवेग कम होगा। इसे आप आराम से रोक दीजिएगा, पकड़ के रोक दीजिएगा, लेकिन इसे रोकना कठिन है। इसका वेग ज़्यादा है 15 मीटर पर सेकेंड, इसे रोकना कठिन है। अब देखता हूँ, देखिए ये क्या ट्रक है, ये एक ट्रक है। ठीक है, ये एक ट्रक है जिसका मास ज़्यादा है, ट्रक का मास ज़्यादा होता है। एक कार है यहाँ पर, एक क्या है? कार है। अब इसका मास, ट्रक का मास m1 मान लेता हूँ और कार का मास m2, यानी m1 ग्रेटर देन m2 से, लेकिन दोनों का वेग जो है इक्वल है। और आपसे कहा जाए किसे रोकना आसान होगा, तो आप कहिएगा कि कार को रोक दूंगा, लेकिन ट्रक को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए मास कम होगा, इससे उसे आप आसानी से रोक दीजिएगा। यानी इसका संवेग कम है। जिसका मास संवेग का समानुपाती होती है, प्रपोर्शंस होती है, मास ज़्यादा तो संवेग ज़्यादा, मास कम संवेग कम। कहने का तात्पर्य है कि संवेग मतलब होता है किसी को रोकना या किसी को नुकसान पहुंचाना। यदि आपको एक पत्थर से मार दूं मैं, तो आपको चोट कम लगेगी। वही पत्थर को मैं गुलेल से मारूं तो आपको अधिक चोट लगेगा, क्योंकि दोनों पत्थर का मास इक्वल था, लेकिन मैंने हाथ से मारा तो उसका वेग कम था। यदि हम उसी पत्थर को गुलेल से मारूं तो उसका वेग ज़्यादा होगा, तो उससे आपको ज़्यादा चोट लगेगी, लहर जाएगा बॉडी, क्योंकि ये संवेग के कारण हुआ। क्योंकि इसका मास, दोनों का मास इक्वल था, मास कॉमन था, लेकिन वेग का डिफरेंस था। इसी को लोग संवेग कहते हैं, क्योंकि जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा संवेग ज़्यादा होगा। यदि आप एक छोटा पत्थर से मारा में, अब एक बहुत बड़ा एक ईंटा से मार दूँ आपको, तो क्या होगा? छोटा पत्थर, स्मॉल पत्थर से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम ईंटा से मारूंगा तो क्या होगा? आपका बॉडी में दर्द हो जाएगा, क्योंकि ये मास ज़्यादा संवेग ज़्यादा होता है। आई होप आपको संवेग के बारे में समझ में आया होगा। अब न्यूटन के द्वितीय नियम के बारे में आपको अच्छा से समझ में दोस्तों आ जाएगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु में लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं, तथा ये परिवर्तन बल की दिशा में होती है। देखिए, किसी पिंड में संवेग में परिवर्तन की दर
उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। इससे समझिए फोर्स जो है प्रोपोर्शंस होगी, संवेग में परिवर्तन की दर के प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी। यदि हम लोग फोर्स इक्वल टू प्रोपोर्शनल समानुपाती को हटाते हैं तो के इंटू डेल्टा पी बाई टी होगा। के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, वेयर के का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा डेल्टा पी को हम ले सकते हैं एम वी माइनस एम यू बाई टी। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, एम कॉमन निकालेंगे तो वी माइनस यू बाई टी होगा, यानी फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होगा। तो फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होगा, यानी न्यूटन का द्वितीय नियम जो है बल का फॉर्मूला देती है। न्यूटन के द्वितीय नियम 3 बातों की जानकारी देती है। न्यूटन का द्वितीय नियम 3 बातों की जानकारी देती है। देखिए यह नियम 3 बातों की जानकारी देती है। पहला क्या देगा, बल की व्यंजक यानी बल का फॉर्मूला देगा फोर्स इक्वल टू ए में। नंबर 2 में संवेग की परिभाषा और नंबर 3 में आवेग की परिभाषा। ठीक है, देखिए यह द्वितीय नियम न्यूटन का द्वितीय नियम 3 बातों की जानकारी देती है। पहला बल की व्यंजक फोर्स इक्वल टू ए में, संवेग की परिभाषा और आवेग की परिभाषा। आवेग क्या होती है, न्यूटन समय में लगाए गए फोर्स को हम लोग आवेग बोलेंगे। जैसे क्रिकेट के मैदान में यदि कोई क्रिकेटर बल्ला से बॉल को पीटता है, बॉल को मारता है, तो बॉल और बल्ला के बीच में बहुत कम समय के लिए बॉल और बल्ला कांटेक्ट में होती है। ठीक है, इसी को हम लोग आवेग बोलेंगे। बल्ला और बॉल दोनों बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट में होती है। बल्ला में बॉल लगती है तो बल्ला में बॉल लगता है तो बॉल बहुत दूर तक जाती है, इसी को हम लोग आवेग बोलेंगे। यानी न्यूटन समय में अधिक फोर्स लगना आवेग कहा जाता है। आई होप आपको न्यूटन का द्वितीय नियम समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और आपको अच्छा समझ में आ जाए। न्यूटन के द्वितीय नियम के बारे में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। देखिए यदि गेंद बहुत स्पीड में आती है, बहुत गतिशील होती है, गेंद जो है बॉल जो है बहुत गतिशील होती है। यदि खिलाड़ी उस गेंद को अचानक पकड़ ले, यदि पकड़ ले तो उसे अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी कारण उसे हाथों में चोट लग सकती है, कैच मिस हो सकती है। ठीक है, इसी के लिए खिलाड़ी क्या करता है, अपने हाथों को पीछे खींचता है क्योंकि गेंद उसके हाथों में धीरे धीरे आए, क्योंकि गेंद का स्पीड घट जाए ताकि उसे अधिक बल लगाना ना पड़े। जैसे समझिए मैं बताया था कि फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी होते हैं। ठीक है, जितना समय धीरे धीरे लेगा तो संवेग उसका उतना कम होगा और फोर्स भी उतना कम होगा। और समय जल्दी परिवर्तन होगा तो संवेग भी अधिक होगा और बल भी अधिक लगेगा। इसी के लिए गतिशील गेंद उसके हाथों में अचानक आएगा तो उसे बहुत कम समय मिलेगा, यानी उसके हाथों में गेंद आ जाएगा। इसके कारण संवेग ज़्यादा हो जाएगा और फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसलिए उसे हाथों में चोट लग सकता है। यदि वे खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे क्यों खींचता है तो समय जो है धीरे धीरे चेंज होगा, जिससे गेंद का वेग भी कम होते जाएगा और वेग कम होगा तो संवेग भी कम होगा, क्योंकि संवेग जो है समानुपाती होती है वेग का। तो वेग कम होगा, संवेग भी कम हो जाएगा और फोर्स कम लगाना पड़ेगा, इसलिए उसके हाथों में चोटने लगती है। इसी कारण खिलाड़ी गेंद को खींच लेने के लिए अपने हाथों को पीछे रखती है। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं। जब व्यक्ति ऊपर से ज़मीन में कूदता है तो उसे अधिक चोट लगती है, लेकिन बालू में नहीं। दोस्तों समझिए, यदि कोई व्यक्ति जो है
जमीन में कूद रहा है, ठीक है, जमीन में गिर रहा है, तो यहाँ तो देखिए यहाँ तक व्यक्ति का समय परिवर्तन होने में अधिक समय लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, संवेग इसका कम होगा, संवेग कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। जमीन में टकराने से पहले व्यक्ति का वेग ज़्यादा होता है, और ज़मीन में जैसे टकराएगा इसका वेग जीरो हो जाएगा, वेग जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ से इस जमीन में परिवर्तन होने में जल्दी हो गया परिवर्तन, यानी बहुत कम समय लिया परिवर्तन होने में, इसलिए यहाँ पर समय जल्दी परिवर्तन लिया, समय यहाँ पर बहुत कम लिया, इसलिए संवेग का मान ज़्यादा हो जाएगा, संवेग का मान ज़्यादा हो जाएगा और फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। इसी कारण व्यक्ति का हड्डी पसली सब टूट जाता है। यही व्यक्ति जब बालू में कूदेगा, जब बालू में गिरता है तो व्यक्ति जो है उसका संवेग जो होते हैं बहुत कम होता है, क्योंकि व्यक्ति जो बालू में जब गिरते हैं तो उसे बहुत समय मिल जाता है, जिसके कारण उसमें फोर्स बहुत कम लगती है, फोर्स कम लगती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा हमारा वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। देखिए, न्यूटन के तृतीय गति के नियम के बारे में हम लोग समझेंगे। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया नियम भी कह सकते हैं, एक्शन और रिएक्शन लॉ भी कह सकते हैं। देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यदि कोई वस्तु मेज पर है तो वस्तु मेज पर उतना ही बल लगाएगा जितना मेज वस्तु पर बल लगाएगा, यानी एक्शन और रिएक्शन बराबर होती है। किसी व्यक्ति को झापड़ लगाते हैं तो आपके हाथ से उसको उतना लगता है चोट, उतना ही चोट आपको भी लगता है। ये न्यूटन का तृतीय नियम के कारण होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बराबर होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, इसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन भी लॉ भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु मेज में है, ये मेज है, यहाँ एक वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, वस्तु जो है या किताब मेज पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना मेज वस्तु पर फोर्स लगाएगा। ठीक, लेकिन ये क्या होगा, विपरीत होंगे, इसलिए इसे एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए लिखें। ए बी क्या है, कोई वस्तु है, बी ए क्या है, कोई वस्तु है। जो एक मेज को यदि हम लोग बुक को हम लोग बी मान लेते हैं, मेज को ए मान लेते हैं, तो बी जितना लगाएगा फोर्स ए पर, ए भी उतना बी पर फोर्स लगाएगा, लेकिन विपरीत होगा, इसलिए इसमें वो माइनस देंगे, इसलिए इसमें माइनस होगा। देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तु पर लागू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट छात्र जो होते हैं इसी में मिस्टेक करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तु पर लागू होगी। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। किसी भी मेज पर यदि किताब को रखिएगा तो किताब मेज पर जितना बल लगाएगा उतना ही मेज किताब पर बल लगाएगा। दो वस्तु पर लागू हुआ ना, इसलिए ये क्रिया प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तु पर लागू होती है, इससे याद रखिएगा। देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण को न्यूटन के तृतीय गति का नियम का दूसरा रूप कहते हैं। ये संवेग संरक्षण को न्यूटन का तृतीय गति का नियम का दूसरा रूप भी कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉकेट का प्रक्षेपण जो है न्यूटन की गति का तृतीय नियम का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, इसे प्रणोदक कहते हैं। रॉकेट के प्रक्षेपण में द्रव ऑक्सीजन द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम का एग्जाम्पल होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूटन के तृतीय नियम के बारे में। इसके बाद कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चंपू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चंपू बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, चंपू बोलेंगे। चंपू के द्वारा पानी को पीछे की ओर ठेलते हैं तो नाव आगे बढ़ता है। इसमें क्या हो रहा है, क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर हो रहा है।
प्रत्येक वस्तु प्रक्रिया के बराबर और प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है। इसी को कहते हैं न्यूटन का तृतीय नियम बोलेंगे। इसी कारण चंपू को जब पानी को पीछे ठेलते हैं, चंपू द्वारा पानी को पीछे ठेलते हैं तो नाव आगे बढ़ता है। ये न्यूटन के तृतीय नियम से होती है। ठीक है। तैरने की क्रिया, तालाब में तैरते हैं तो पानी को पीछे की ओर करते हैं, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप है। राइफल से गोली चलाना, जब राइफल से गोली छोड़ते हैं, बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो हम लोग पीछे की ओर झटका लगता है। ये न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार होती है। ठीक है। पृथ्वी तल पर चढ़ना, जैसे कोई व्यक्ति जो पृथ्वी तल पे चलेगा तो जितना फोर्स पृथ्वी को लगाएगा उतना फोर्स पृथ्वी उसे भी लगाएगा, इसलिए हम लोग चल पाते हैं। इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। इसी को कहेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल। आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।